आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। आइए मिलकर दुआ करें कि इस कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई को जारी रखेंगे। जल्दी ही जीतेंगे हम। इस वायरस के शिकंजे से आजाद होंगे हम। नमस्कार, स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। मैं हूं माधुरी, कोरोना कवरेज लेकर। इस पॉडकास्ट में हम देश विदेश से कोरोना से जुड़ी बातें आपसे साझा करते हैं। आज हम कुछ जो बातें करेंगे आपसे, उनमें से एक बात होगी प्रधानमंत्री की, जो उन्होंने आज लाल किले से कही। उन्होंने कोरोना के लिए क्या बोला, वैक्सीन के बारे में बात करेंगे, जिनका ट्रायल भारत में चल रहा है और जिनका जिक्र पीएम मोदी ने भी किया। और महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण का ग्राफ क्यों लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा है, इस पूरी सिचुएशन को किसी Z एक्सिस से देखेंगे, थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे निखिल के साथ और कोरोना से जंग जीतने वाले अर्चित से बात करेंगे। लेकिन पहले हेडलाइंस बता दूं आपको। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा 57,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं। वहीं इस दौरान 65,000 से भी ज्यादा लोग संक्रमित भी हुए हैं। देश में अब संक्रमितों की संख्या 25 लाख से ऊपर हो गई है। 24 घंटे के दौरान 996 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 49,000 हो गई है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में सक्रिय मामलों की संख्या 1760 बढ़कर 1.5 लाख से भी ऊपर हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनका फिलहाल स्कूल्स खोलने का कोई विचार नहीं है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा हो गई है और 7,63,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार मैक्सिको में महामारी का ये सबसे खराब दौर है। कैलिफोर्निया 6 लाख कोरोना मामलों वाला अमेरिका का पहला राज्य हो गया है और न्यूजीलैंड में कई महीनों के बाद फिर नए मामले मिलने शुरू हो गए हैं। जी, तो आइए आपको लाल किले में ले चलते हैं, जहां से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और कहा, हम एक विशिष्ट परिस्थिति से गुजर रहे हैं। आज छोटे छोटे बालक मेरे सामने नजर नहीं आ रहे। भारत का उज्जवल भविष्य क्यों? कोरोना ने सबको रोका हुआ है। इस कोरोना के कालखंड में लक्षावधि कोरोना वॉरियर्स, चाहे डॉक्टर हो, नर्सिस हो, सफाई कर्मी हो, एम्बुलेंस चलाने वाले लोग हो, किस किस के नाम गिनाऊंगा। उन लोगों ने इतने लंबे समय तक जिस प्रकार से सेवा परमो धर्मः इस मंत्र को जी करके दिखाया है, पूर्ण समर्पण भाव से मां भारती के लालों की सेवा की है, ऐसे सभी कोरोना वॉरियर्स को भी मैं आज नमन करता हूं। हमारी तरफ से भी इन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज बहुत सारे लोग अगर घरों में सुरक्षित हैं तो ये उनकी बदौलत है। इस बीच राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की भी शुरुआत प्रधानमंत्री ने की। इसके जरिए सभी को एक हेल्थ आईडी मिलेगी, जिसमें आपका हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर ने कौन सी दवा दी, आपकी रिपोर्ट्स क्या थी, ये सारी जानकारी एक साथ रहेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में 3 वैक्सीन पर इस वक्त काम किया जा रहा है और भारत में एक नहीं, 2 नहीं, 3 वैक्सीन उसके टेस्टिंग के अलग अलग चरण में है। वैज्ञानिकों से जब हरी झंडी मिल जाएगी, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होगा और उसकी तैयारियां भी पूरी तरह रेडी हैं और तेजी से प्रोडक्शन के साथ वैक्सीन हर भारतीय तक कम से कम समय में कैसे पहुंचे, उसका खाका भी तैयार है, उसका रूपरेखा भी तैयार है। इन तीनों वैक्सीन का अभी क्या अपडेट है, इनके निर्माण और ट्रायल में ये अब तक कहां पहुंची हैं, ये हमने जाना इंडिया टुडे ग्रुप की मिलन शर्मा से, जो हेल्थ के विषयों पर बड़ी पकड़ रखती हैं और उन्हें कवर भी करती हैं। देखिए माधुरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले से वैक्सीन के बारे में भी घोषणा की है और उन्होंने कहा है कि भारत जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात की जा रही है, भारत के पास पहले ही 60% से ऊपर वैक्सीन मैन्युफैक्चर करने की क्षमता है।
और इसीलिए भारत एक नहीं बल्कि 3 वैक्सीन पर इस वक्त काम कर रहा है। इसमें से 2 वैक्सीन भारतीय वैक्सीन हैं जो भारत खुद अपने देश में ट्रायल्स करके बना रहा है, और एक वैक्सीन जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन यहाँ पर लाई गई है, जिसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस करेगी। इसमें पहली जो भारतीय वैक्सीन जिस पर लगातार जोरों शोरों से काम चल रहा है वो है भारत बायोटेक की वैक्सीन, जिसके फेज 1 के ट्रायल समाप्त हो चुके हैं लगभग 12 सेंटर्स में, और अब सितंबर के पहले हफ्ते में फेज 2 के ट्रायल्स की शुरुआत होने वाली है। पहले ट्रायल में भारत बायोटेक की वैक्सीन लगाने पर किसी भी वॉलंटियर को कोई भी तरीके का मेजर साइड इफेक्ट नहीं सामने आया है। ये एक तरीके की खुशखबरी है, क्योंकि पहला फेज जिसमें कम से कम 300 से ऊपर लोग वैक्सीनेट हुए हैं, इसमें कोई भी मेजर साइड इफेक्ट नहीं देखा है। बहुत ही माइनर साइड इफेक्ट देखे गए हैं। बुखार हल्के से लोगों को हुआ था, लेकिन किसी भी मेडिकल इंटरवेंशन के बगैर ये बुखार ठीक हो गया। दूसरी जो भारतीय वैक्सीन है वो जाइडस कैडिला बना रही है अपने अहमदाबाद के सेंटर में। उनके भी फेज 1 के ट्रायल समाप्त हो चुके हैं, जिसमें उन्होंने कम से कम 1000 लोगों को वैक्सीनेट किया, और उनके जो ट्रायल्स के रिजल्ट्स हैं वो स्वास्थ्य मंत्रालय को जल्द ही सौंपेंगे। इसके आगे ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन पर भी भारत में फेज 3 ट्रायल्स करने के लिए, फेज 2 और 3 ट्रायल्स करने के लिए डायरेक्टर जनरल एंड कंट्रोलर है, जो इंडिया की प्रीमियर ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी है, उनको जिम्मा दिया गया है। तो उन्होंने अप्रूवल दिया था सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया को। तो इसी तरीके से कोई भी वैक्सीन अगर बनेगी, और प्रधानमंत्री का ये भी कहना है कि विश्व में अगर कोई भी वैक्सीन बनेगी तो ज्यादातर ये जरूर है कि भारत की उसमें भागीदारी होगी, क्योंकि हमारे पास वैक्सीन बनाने के लिए 60% से ऊपर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। तो आपको क्या लगता है मिलन कि कब तक बन जाएंगी ये वैक्सीन्स? इस साल के अंत तक या फिर अगले साल इंतजार करना होगा? जी देखिए, वैक्सीन कब तक आ जाएंगी इस पर तो प्रधानमंत्री ने भी आज कुछ कहा नहीं, लेकिन वो उन्होंने ये जरूर कहा कि जिस तेजी से हम बढ़ रहे हैं आगे, उसमें 2 इम्पोर्टेंट चीजें ये भी हैं कि सेफ्टी और एफिकेसी भी देखी जा रही है। साइंस को पीछे ना रख के रेड टेपिज्म काट कर आगे बढ़ा जा रहा है। कई बार ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस में वैक्सीन का प्रोडक्शन फंस जाता था, सालों सालों लग जाते थे, लेकिन जिस तरीके से ट्रायल्स आगे चल रहे हैं, कुछ कंपनीज ने कहा है कि लगभग इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में, जनवरी के महीने में हो सकता है हम वैक्सीन देखें, लेकिन अभी इस पर कुछ कहना मुश्किल होगा, क्योंकि ये वैक्सीन ट्रायल एक साइंटिफिक प्रोसेस से चल रहा है, और जैसे जैसे फेज 1, 2, 3 के ट्रायल्स खत्म होते जाएंगे और रिजल्ट आते जाएंगे, उसी हिसाब से वैक्सीन के प्रोडक्शन में भी तेजी दिखेगी। ये थी मिलन शर्मा। और अब बात महाराष्ट्र की। हमने सभी राज्यों को देखा, सभी जगह ग्राफ में उतार चढ़ाव देखा, कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट भी नजर आई, लेकिन इस राह में बस महाराष्ट्र ही ऐसा है जो सबसे ऊपर बना हुआ है। ये क्यों है, इसे जानने को हमने इंडिया टुडे ग्रुप के डेटा एडिटर निखिल रामपाल से बात की। तो देखिए, जब महाराष्ट्र में कोरोना वायरस जब से आया है तब से लेकर अब तक महाराष्ट्र ने एक भी बार ढंग से ढलान नहीं देखी है, जैसे दिल्ली और बाकी राज्यों ने देख ली है। आप ये देखिए कि कोरोना वायरस को देश में आए हुए 5 महीने हो गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र में अभी तक जो आंकड़े हैं वो नीचे गिरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हर हफ्ते कभी न कभी किसी सिटी की वजह से, किसी दूसरी सिटी की वजह से महाराष्ट्र के जो केसेस हैं वो ऊपर चले जाते हैं। अब पहले मुंबई हॉटस्पॉट था, फिर मुंबई में जब केसेस घटने शुरू हुए तो अब पुणे हॉटस्पॉट बन गया। अब पुणे में भी अब केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब पुणे के बाद अब ठाणे, कोल्हापुर, ऐसे हमें जो है महाराष्ट्र के कई जिले हैं हमें देखने को मिले हैं जहां पर एक के बाद एक जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब महाराष्ट्र में आप देख लीजिए 3 ऐसे शहर हैं, मुंबई, ठाणे और पुणे, जहां पर 1 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस केस के मामले पाए गए हैं। और यही चिंता का कारण है कि 6 महीने लगभग 5-6 महीने होने के बाद भी महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के जो नंबर है वो कहीं भी नीचे नहीं आ रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं केस फैटेलिटी रेट की, मतलब जितने जो लोग हैं
जिनको कोरोना हुआ था उनमें से जो परसेंटेज ऑफ पीपल जो मर गए, तो उसमें आप देखेंगे कि गुजरात में इस समय सबसे ज्यादा केस फैटेलिटी रेट है। पर अगर आप टाइम के हिसाब से देखें तो गुजरात में भी जो केस फैटेलिटी रेट है परसेंटेजेस में वो काफी नीचे आ गया है। महाराष्ट्र में वह बहुत स्लो तरीके से नीचे आ रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे महाराष्ट्र का जो केस फैटेलिटी रेट है वो गुजरात से भी ज्यादा हो। और डेथ्स की यदि मैं बात करूं तो डेथ्स में भी महाराष्ट्र नंबर 1 पे आता है। लगभग महाराष्ट्र में 18,000 लोग कोरोना की वजह से मर चुके हैं। और अगर आप इसको तमिलनाडु से कंपेयर करें जहाँ पे महाराष्ट्र से आधे ही केसेस हैं, तो उसके मुकाबले में जो ये डेथ्स हैं महाराष्ट्र में वह 3 गुना लगभग ज्यादा है। और मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में जो डेथ्स हैं मोस्टली वो मुंबई से ही आई हैं। तो ये भी हमें जानना चाहिए कि जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह पॉसिबल नहीं हो रही है या जो भी कारण है जिन वजह से लोग वहाँ पे मारे जा रहे हैं, तो ये बहुत चिंता का विषय है। अब दिल्ली का हाल देखिए, दिल्ली में अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही मतलब ढलान आ गई थी कोरोना वायरस केसेस की। अब उन्होंने सेकेंड वेव देखना शुरू किया है। पंजाब में भी अब सेकेंड वेव काफी ऊपर चल रही है, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा एक भी बार नहीं हुआ कि कोरोना वायरस के जो केसेस हैं, जो डेली के केसेस हैं, वो नीचे आ जाएं। अब देखिए मई के पहले हफ्ते में लगभग रोज महाराष्ट्र में 1000 तक रोज के नए केसेस आते थे, और आज लगभग अगस्त का आधा महीना निकल चुका है, अभी जो रोजाना मामले हैं महाराष्ट्र में वो 10,000 से ऊपर रोज आ रहे हैं। तो ऐसे में महाराष्ट्र बिल्कुल देश के लिए चिंता का विषय बन जाता है। जी निखिल, और क्या कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप है जिसमें फर्टिलिटी ज्यादा देखी जा रही है? इसके लिए अभी जैसे ICMR ने अभी बीच में पिछले कुछ टाइम पहले एक स्टडी दिया था, तो उसमें उन्होंने बताया था कि यंगस्टर्स की भी डेथ हुई थी, ओल्ड लोगों की भी डेथ हुई थी। तो ऐसा हमारे पास कोई एज स्पेसिफिक नंबर अभी तक नहीं है, क्योंकि आप देखिए ना कि पिछले 2 महीने में ही हमारे पास लगभग 10 लाख नए केसेस आ गए हैं ना, 1 महीने में हमारे पास नए 10 लाख केस आए हैं। तो आई थिंक जो अभी ये जितनी मौतें हो रही हैं इनका एक और स्टडी होना चाहिए, होलिस्टिक स्टडी होना चाहिए, पूरा उसका रिसर्च जो है डेटा का साझा अच्छे से किया जाना चाहिए, तब हम जाके कह पाएंगे कि हाँ भाई कोरोना वायरस जो है बूढ़े लोगों को अटैक कर रहा है, यंगस्टर्स को अटैक कर रहा है, या जिन लोगों के को मॉर्बिडिटीज है या जिनको हार्ट डिजीज है, जिनको डायबिटीज है, इनको अटैक कर रहा है। तो इसको अभी कह पाना कि ये यंगस्टर्स को अटैक नहीं कर रहा या ओल्ड लोगों को अटैक नहीं कर रहा, थोड़ा मुश्किल है। अब हमारे पास बहुत सारा डेटा आ गया है मिलियन लोगों का, अगर ICMR ये शेयर करती है मौत के एज वगैरह का डेटा, तो हम थोड़ा मुझे लगता है ज्यादा बारीकी से इसे स्टडी करने के बाद ही कह पाएंगे कि क्या कोरोना वायरस सबको मार रहा है या नहीं, या यंगस्टर्स बचे हुए हैं या बूढ़े लोग इससे ज्यादा प्रोन हैं। देखिए कोरोना क्या क्या रंग दिखाता है, क्या इसकी गति कभी थमती है या नहीं, या सब कुछ वक्त की कैद में है। इससे लड़ने की कोशिश हम कर सकते हैं, हम हिम्मत रख सकते हैं। तो ऐसी ही हिम्मत दिखाई एक स्टूडेंट ने जिनसे हम आपको मिलवाते हैं। इनका नाम है अर्चित, उम्र 25 बरस, रहते हैं दिल्ली के हरिनगर इलाके में। मालूम हुआ एक रोज कि उन्हें जो बुखार हुआ है वो साधारण नहीं है, बल्कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है। बस फिर क्या था, टेस्ट कराया और आगे क्या हुआ उन्हीं से सुनते हैं। मेरे हिसाब से मैं नोएडा गया था, तो वहाँ से मुझे इन्फेक्ट हुआ। फीवर आया था, मेरे को फीवरिश फील हुआ था पहले। फर्स्ट 2 दिन हुआ था, उसके बाद 5 दिन तक मेरे को फीवर आया। पैरासिटामोल ली मैंने, बट फीवर ब्रेक नहीं हुआ था मेरा। फिर मैंने RT-PCR कराया। उससे पहले मेरे को टेस्ट और स्मेल चली गई थी मेरी। सबसे पहला टेस्ट और स्मेल ही गई थी फीवर आने से पहले, तो मुझे लगा डाउट हुआ कि कोरोना ही है। फिर कराया मैंने RT-PCR लैब से, तो उसमें पॉजिटिव आया था। क्वारंटाइन मैंने अपने रूम में ही कर लिया था, अटैच वॉशरूम था उसके साथ, तो उसके साथ मैंने क्वारंटाइन कर लिया था। डिस्पोजेबल यूटेंसिल्स यूज किया था मैंने, कपड़े वपड़े धोना हर एक चीज अंदर ही खुद कर रहा था। मेडिसिन में SCQ वगैरह ली थी, हाइड्रोक्लोरोक्विन वगैरह, बट मैं एडवाइस करूंगा किसी को भी हाइड्रोक्लोरोक्विन ना ले, उसके साइड इफेक्ट ज्यादा है। वेन्स में सेंसेशन होनी चालू हुई थी और हेयर फॉल होता है बहुत जबरदस्त उसके अंदर, आपको 1 डोज से होता है। और मेरे नॉन में भी कोविड पॉजिटिव थे, तो उनको भी SCQ ली उन्होंने, तो उनको भी प्रॉब्लम हुई, उनको तो डिजीनेस वगैरह फील होने लगी थी एकदम, तो उनकी तो बंद ही कर दी थी। SCQ लेना कोई जरूरी नहीं है इसमें, गवर्नमेंट ने कुछ सजेस्ट नहीं किया था, कोई मेडिसिन सजेस्ट नहीं करी थी दिल्ली गवर्नमेंट ने। अच्छा। वो बट मेरे नॉन में उन्होंने मुझे बोला था कि SCQ वगैरह, पोस्ट कोविड इफेक्ट है इसमें, वीकनेस वगैरह बहुत रहती है। अभी मेरे को कोविड हुए 1 महीना हो गया पूरा। अच्छा, और मतलब नेगेटिव आ गया था, दोबारा टेस्ट कराया था? हाँ नेगेटिव आ गया था।
ओके। यहाँ पर तो जैसे मेरा पॉजिटिव आया उसके बाद तो किसी और का टेस्ट ही नहीं कराया यहाँ पर, क्योंकि जिसका टेस्ट कराया था सबको पॉजिटिव आ रहा था। तो यहाँ पर लैब्स वगैरह वालों ने, डॉक्टर ने खुद मना कर दिया कि आप टेस्ट कराओगे सबको पॉजिटिव आया। घर में आपको लगा किसी को कि और हो सकता है किसी को हुआ हो? हाँ, मेरे को लगा ऐसा कि हो सकता है, बट मैं किसी से मिला नहीं था 15 दिन पहले भी। मेरे फादर और मदर दोनों डायबिटिक थे, तो मैं उनसे भी दूर ही रहा। बट उनसे मैंने पूछा था दिल्ली गवर्नमेंट के जो डॉक्टर्स से कि मैं कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, तो कहते नहीं कोई फायदा नहीं कराने का, अगर उनको कोई सिम्टम दिखता है तो ही आप कराना, अदरवाइज मत कराओ। उनको किसी को सिम्टम दिखा नहीं। मेरा रियल ब्रदर है, वो मेरे साथ नहीं रह रहा था, वो कहीं और रह रहा था इसी लोकेलिटी में, तो उसको भी हो गया था, उसको कहीं और से हुआ था, बट उसको कोई फीवर नहीं आया, उसको कुछ नहीं आया। जैसे मुझे फीवर वगैरह आया था, उसको कुछ नहीं आया, उसके साथ जो रहे थे उनको भी कुछ नहीं आया। अर्चित अभी स्वस्थ हैं, उनको हमारी ओर से एक हेल्दी लाइफ की विशेस। और आप सभी के लिए एक बार फिर से हिदायत, हाथ धोते रहें, मास्क जरूर पहने, और हाँ, आजादी का दिन मुबारक। नमस्कार। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।